ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम आपको बता रहे हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता का आदेश। तो बिल्कुल देखिए, एक एक करके हम आपको टैली भी दिखाएंगे, लेकिन इसी से जुड़ी एक जानकारी ये भी दे दें कि अब तक हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार के आसार अब नजर आने लगे हैं, क्योंकि अब तक जो रुझान हम देख रहे हैं, ऐसे में हरियाणा में बढ़त मिलने शुरू हो चुकी है बीजेपी को। फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, रुझानों में बीजेपी को बहुमत बरकरार है। 47 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे बताई जा रही है। इससे पहले सुबह तक जब रुझान आने शुरू हुए थे, उस दौरान बीजेपी को बढ़त नहीं मिल पा रही थी। मुश्किल भरा ये पूरा सफर साबित हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ना शुरू हुआ, 10 बजे के बाद से हमने देखा कि कैसे तस्वीर बदलती हुई दिखाई दी और अब हरियाणा में बीजेपी को एक बार फिर से बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब तक हमने सुबह की वो तस्वीरें भी दिखाई जब कांग्रेस पहले ही इतनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे थे। जीत का जश्न मनाने के लिए वो पहले ही तैयार नजर आ रहे थे, लेकिन अब ये तस्वीर बदली बदली से नजर आ रही है। बिल्कुल सुरभि, तो देखिए अभी तक के जो रुझान हैं, 49 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और आंकड़े बड़े ही दिलचस्प हैं। 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर अंतर अभी 100 वोट से कम का है। लगभग 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर अंतर 1000 से कम का है, जहां बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस कम से कम 3 से 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर अंतर महज 1000 का है और कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो अब देखिए प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। ब्रजेश पाठक ने अभी तक के रुझानों को लेकर क्या कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। जैसे आभार प्रकट करता हूं कि माननीय मोदी जी की भाजपा पार्टी के कमल को खिलाने का काम किया है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और हरियाणा की जनता का मैं अपने व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैं वहां लगातार प्रवास पर था चुनाव में, हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि माननीय मोदी जी की बातों को जन जन तक पहुंचाने में हम सब कार्यकर्ता सफल हुए हैं और हरियाणा की जनता का बार बार अभिनंदन है। सर, जम्मू कश्मीर में भी वहां की आवाम का मैं हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं। वहां की आवाम ने आगे आकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, माननीय मोदी जी का साथ दिया है, माननीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। सर, मैनपुरी कराहल से जो चुनाव होने वाला, समाजवादी पार्टी ने अपने परिवार के ही तेज प्रताप यादव को कोई लड़े, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। तो देखिए, हमारे साथ तमाम इस वक्त गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। एक एक करके सबसे पहले गेस्ट का इंट्रोडक्शन हम आपसे करवा देते हैं। अनुरोध सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर सुनील विपुल जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और लंबे समय से हमारे साथ विपुल जी बने हुए भी है। प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवक्ता के तौर पर कांग्रेस पार्टी से। प्रियंका राणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। के शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त बने हुए राजनीतिक विश्लेषक। राकेश सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और अब हम चर्चा की ओर भी आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले के शर्मा जी आपसे ही शुरुआत करूंगी, क्योंकि आपकी तकलीफ थोड़ी सी मुझे नजर आती है चैनल्स को लेकर के। आप कहते हैं कि मौका नहीं मिलता, तो पहले मौका मैं आप ही को दे रही हूँ। कांग्रेस अब पीछे होती हुई दिखाई दे रही है हरियाणा में, क्या कहेंगे? देखिए, अभी ये रुझान है, आपके ही चैनल पे मैंने देखा, इसमें लिखा हुआ है रुझान। तो रुझान का मतलब कि अभी बहुत सारी पेटियां जो है वो खुलना बाकी है। अब जब बहुत सारे जो मशीनें जब बाहर आएगी और उसके जब आंकड़े देखेंगे, तो ये 5-6 सीटें जो है, ये हमारे बहुत सारा बार मैंने देखा कि मध्य प्रदेश में इसी रुझान में कांग्रेस जो है वो आगे चल रही थी और अचानक ऐसा देखा कि प्रचंड बहुमत से जो कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। तो ये सब चीज़ें आखिर होती रहती है और यदि उसके बावजूद भी कांग्रेस नहीं लाती है, आंकड़े नहीं ला पाती है, तो जनता की जो इसमें है, कांग्रेस को हार स्वीकार करना चाहिए और जनता की ये जो मर्जी है उसको स्वीकार करना चाहिए। और सत्ता जिसके पास है वो 5 साल, यदि जनता ने उसको 3 बार लगातार मैंडेट दिया है, तो उनको भी जनता को धोखा नहीं देना चाहिए। उनकी जो मैनिफेस्टो में जो आपकी प्रॉमिस है उसको पूरा करना चाहिए। और ये हमेशा चुनाव में हार जीत होता रहता है। हमारा जो मेन मकसद होना चाहिए वो देश का विकास होना चाहिए, हरियाणा का विकास होना चाहिए, जम्मू कश्मीर का विकास होना चाहिए और जनता के जो
बेरोजगारी, महंगाई, इन चीजों से हमें उसको दूर करना चाहिए। उनकी जो ठीक है, जो अब खामियों को अनुरुद्ध जी पूरा आपके करना पास चाहिए। आ रहे हैं। जो इस समय टैली है उस टैली को देखते हुए बीजेपी ने क्या मिठाइयों के ऑर्डर दे दिए या अभी थोड़ा सा और इंतजार कर रही है बीजेपी? अभिषेक भाई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हमेशा मिठाइयाँ रहती, क्योंकि यहाँ खुशी का माहौल हमेशा रहता है। सुबह भी मैंने यही कहा था कि थोड़ा सा इंतजार करिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सारे परिणाम आएंगे। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि जो विकास वहाँ पे हुआ है, जो लोगों को बिना पैसे बिना खर्ची पर्ची के नौकरियाँ दिया गया है, उसका लोगों पे ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा, क्योंकि वहाँ हरियाणा की जनता हुड्डा कुशासन को और कांग्रेस सार के 70 साल के कुशासन को भूल नहीं पाती। जब वहाँ के वोटर वोट करने जाते हैं तो उनको ये लगता है भैया हिमाचल प्रदेश में ये थे, सबको कलेक्टर बना रहे थे, सैलरी देने का पैसा नहीं मिला, और पता चला टॉयलेट पे भी शौच पे भी टैक्स लगा दिया। तो ऐसी सरकार से नमस्कार ही करना उचित है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार वहाँ पे सरकार बनाने जा रही है। तो ये अभिषेक भाई, लेकिन बस एक छोटा सा ये है, जरा कांग्रेस वालों से पूछे जलेबियों का क्या करेंगे? जलेबी तो मुलायम हो गई होंगी। ठीक है, आपके पास लौटेंगे अनुरुद्ध जी, और हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी भी कांग्रेस से बनी हुई है। तो प्रियंका जी से सवाल पूछ लेते हैं। बीजेपी ने तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, प्रियंका जी क्या जवाब देंगी? जलेबियां बटेंगी या नहीं बटेंगी? देखिए, उनसे कहिए इंतजार करिए, वरना ज़्यादा आप खाएंगे तो डायबिटीज़ हो जाएगी आपको। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी पूरी तरीके से हावी है, और मैं समझती हूँ कि जिस तरह से शुरुआती रुझान आए हैं उसी तरीके से अंतिम परिणाम भी आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की खुशी मनाने की कोशिश कर रही है वो पूरी तरीके से अभी थोड़ी ही देर में पूरी तरीके से धूमिल हो जाएगी। हकीकत है कि वहाँ की जनता ने जिस प्रकार से वोट किया, जिस तरह से जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे थे, और जिस तरह से लगातार मैं कहना चाहूँगी कि अभी शुरुआती रुझान आया, उससे साफ जाहिर होता है कि हरियाणा की जनता का मन और दिशा और दशा क्या होने वाली है। परंतु ठीक है, खुश होने के लिए ख्याल अच्छा है, थोड़ी देर खुश हो ले भारतीय जनता पार्टी। पर भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ, जलेबियों से इतनी नफरत क्यों है भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, लेकिन क्या अपने देश में बनी हुई जलेबियों से भी नफरत करेंगे क्या? प्रियंका जी, मिठाइयों को भी बांटेंगे क्या? प्रियंका जी, एक ये चीज है कि जैसा आपने कहा कि 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी, अगर ऐसी होती है एंटी इनकम्बेंसी तो फिर तो बीजेपी खुशी होगी। एंटी इनकम्बेंसी वो थी जो दिखा छत्तीसगढ़ में, जो दिखा राजस्थान में। तो अगर एंटी इनकम्बेंसी के बाद ये हालात हैं तो फिर तो कांग्रेस को सोचने की जरूरत है। देखिए, मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही जल्दबाजी है कि जिस तरह से अभी 3। ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी आते हैं आपके पास। इस समय गौरव भाटिया बोल रहे हैं, सुनवाते हैं। और अर्ज किया है, उन्हें गुमा था कि मेरी उड़ान कम है, उन्हें गुमा था मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन था पूरा आसमान कम है। आज हरियाणा में खासकर ये दिखा दिया है कि जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती है, मेहनती हलवाई की दुकान में बनती है। और इसीलिए आज जो इतिहास रचा जा रहा है, जैसे रुझान आ रहे हैं, हम इंतजार करेंगे परिणाम में परिवर्तित हो और नया इतिहास लिखा जाए। तीसरी बार लगातार हैट्रिक हो रही है और कांग्रेस पार्टी हिट विकेट हो रही है। लेकिन अभी भी जो है हुड्डा साहब हो या तो देखिए, पटाखे भी जलने शुरू हो गए हैं। देखिए, कुछ आंकड़े हैं वो अपने दर्शकों को बता करके प्रियंका जी आपके पास आ रहा हूं। 7 सीटों पर बीजेपी की बढ़त जो है वो 1000 से कम का है। 2 सीटों पर बीजेपी की बढ़त जो है वो 100 से भी कम है। 3 सीटों पर बीजेपी की बढ़त 500 से कम है। 2 सीटों पर बीजेपी की बढ़त 500 से 1000 के बीच है। वहीं 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस की बढ़त जो है वो महज 500 से कम है। 2 सीट ऐसे हैं जहां पर बढ़त जो है वो 100 से भी कम है। तो अभी देखिए, इसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव जो है वो हमें आगे देखने को मिलेगा। प्रियंका गुप्ता जी, अब बोलिए। देखिए, मैं वही बात कह रही हूँ जो आप रिपीट कर रहे हैं कि जिस तरह से अभी 3 राउंडों की वोटिंग जो वोट है वो खुल पाया है। उसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जिस तरह से 1000 वोटों की बढ़त से लेकर जो बात कही जा रही है, मुझे लगता है कि उसको 2-3 राउंड की वोटिंग अगर खुलती है, उसके बाद जिस तरह से आंकड़ा चेंज होना स्टार्ट होगा वो भी आप और हम देखेंगे बैठकर। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुद्दों का चुनाव था, स्थानीय मुद्दे हावी थे, और भारतीय जनता पार्टी बताने में असमर्थ है कि इनको जनता वोट क्यों करती।
बेरोजगारी हरियाणा में नंबर 1। जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अपराध हुआ, पहलवानों के ऊपर अपराध हुआ, वो पूरे देश ने देखा। जिस तरह से किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ, वो पूरे देश ने देखा। 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो गई। कौन वोट देगा इन्हें? युवा वोट देगा, महिलाएं वोट देंगी, पहलवान वोट देगा। और आप बताइए क्या किसान वोट देगा जिसकी MSP की गारंटी आज तक प्रधानमंत्री जी पूरी नहीं कर पाए? फसल का दुगना दाम नहीं दे पाए। 2022 में देने वाले थे, आज 2024 के जो है साल में बैठे हुए। ठीक है प्रियंका जी, तो भारतीय जनता पार्टी को अगर डर नहीं था तो खट्टर साहब को बीच कार्यकाल में हटाने की जरूरत क्या पड़ी थी? उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ लेते। ठीक है सुनील, देखिए पूरी तरह से साफ है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, पर ठीक है, खुश रह रहे, थोड़ी देर के लिए खुशी अच्छी है। ठीक है सुनील जी, जो टैली इस समय देख रहे हैं जी जी, क्या ये वाकई में दिखा रहा है कि 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा में थी भी, या जो चुनाव प्रचार के दौरान या पिछले 2-2.5 महीने में दिखा कि हरियाणा में बिल्कुल कांग्रेस की सरकार आ रही है, बहुत सारी चीजें चल रही थी, अब अगर ये टैली है तो फिर इसको हम एंटी इनकम्बेंसी कैसे कहें? अभिषेक जी, मैं सुबह से एक बात कह रहा हूं जिस पर शायद ही बीजेपी के प्रवक्ता भी जिस बात पर नहीं जा रहे हैं कि वोट प्रतिशत कतई नहीं घटने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। जिस पहलवान, किसान और जवान की हम बात कर रहे हैं कि वो बीजेपी को समर्थन नहीं देगा, उसमें पहलवान को थोड़ी देर के लिए रख लीजिए, ठीक है, कि विनेश फोगाट को लेकर के और ओलंपिक में जो चीज़ें होती हैं उसको लेकर के मुद्दा बनाया जाता है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ज्वाइन करती हैं और चुनाव में हो जाती हैं, वैसे आम जन का इन सारी बातों से समझ में आ जाता है कि ये लोग प्रोपोगेंडा बना करके ऐसा काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी कहीं एंटी इनकम्बेंसी का तो ये प्रदर्शन नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं ये कि वोट प्रतिशत 36.5% था पिछले चुनाव में, लगभग मुझे लगता है कि उससे कुछ ज्यादा ही है अभी और अगर ऐसा होता 40% कांग्रेस को वोट है जी, भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी 38% है बीजेपी का। आप देखिए कि अगर एंटी इनकम्बेंसी होती तो क्या वोट प्रतिशत भी बढ़ता ना? चुनाव में जो है वोटिंग करने का परसेंटेज नहीं बढ़ता है, उतनी ही वोटिंग होती है जितनी पिछली बार की थी, उससे शायद कुछ पॉइंट में परसेंटेज कम ही रहता है। तो ये तो सीधी सी बात है, जब चुनाव होता है और उसके बाद जो परसेंटेज आता है उसको देख करके। लेकिन तमाम एग्जिट पोल आते हैं और उस पर सुबह से बात हो रही थी, सुबह से इस बात को कोई नहीं कर रहा था कि क्या नाम है कि बीजेपी कहीं भी संभावना में भी है। सुबह 7 बजे मैं कह चुका हूं कि 33 से कम सीट बीजेपी की नहीं आएगी और वोट परसेंटेज नहीं घट रहा है बीजेपी का, और वो देखने में परिणाम के रूप में ये आ रहा है। और आप बार बार अब कांग्रेस की प्रवक्ता कर रहे हैं कि इसको देखते हैं, अब 12 बज चुका है, अब क्या बदलाव होगा? 2-3 सीटों का बदलाव हो सकता है या 5 सीट का अंतर हो सकता है, लेकिन नेट टू नेट फाइट तो रहेगी। बीजेपी 23 पे तो नहीं जाएगी जैसा एग्जिट पोल दिखा रहे थे। 22-23 से किसी भी एग्जिट पोल ने ज्यादा सीट नहीं दी थी बीजेपी को। तो आप देखिए ये लगातार एग्जिट पोल पर हम सुबह से शाम तक 3 दिन उछल कूद कर लेते हैं, और हर मतलब पीछे मध्य प्रदेश वाले में भी हुआ, और एंकर से लेकर के और प्रवक्ता तक, और मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तक इस बात को नहीं मान रहे थे। आप बात कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं अब कांग्रेस की सरकार बनी गई है और जनता जो है रिजल्ट दे रही है, उसमें आप कैसे कह सकते हैं कि जनता का विरोध है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से? भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार हरियाणा में एक तथाकथित तौर पर जो पैटर्न था, गैर जाट को मुख्यमंत्री बनाया, फिर मुख्यमंत्री चेंज करते हैं, खर्ची पर्ची की बातें होती है, वो सब कुछ होते हुए भी बावजूद उसकी मतलब ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है कि चुनाव में जाकर के कि कांग्रेस को उसका फायदा मिले। बात हो रही थी, लगातार हो रही थी कि जनता नाराज है, तो लेकिन उस नाराजगी का ये नहीं दिखा कि कांग्रेस पर भरोसा करते हुए नहीं दिख रही है जनता। पहलवान वाला मुद्दा, उसी के सहारे क्या कांग्रेस ये उम्मीद में थी कि चलो हरियाणा का चुनाव तो निकल जाएगा? जी, पहलवान वाले मुद्दे पर इनको लगातार ये ख्याली पुलाव बन रहा था कि हम विनेश फोगाट को ला करके और इस तरह से एक जो मतलब दिखा रहे हैं गठबंधन कि इससे हमें बहुत फायदा मिलेगा, वो होता हुआ दिख नहीं रहा है। थोड़ी देर के लिए ऐसा माहौल बनता हुआ था, लेकिन चुनाव ये एग्जिट पोल आता है, आप जानते हैं कि 2 महीने पहले का आंकड़ा होता है, उस समय तक तो दिख रहा था। अंतिम तक चुनाव में आते आते बीजेपी कई जगहों पर, कई क्षेत्रों में, विशेष क्षेत्रों में हावी हो जाती है और उसका रिजल्ट में आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, लेकिन सुनील जी एक सवाल मैं भी ऐड ऑन करना चाहूंगी। आपने कहा कि वोट परसेंटेज जरूर बीजेपी का कम हुआ है, लेकिन अभी भी तस्वीर बदल सकती है क्योंकि रुझान ही महज भर है ये, और हमें दोपहर 3 बजे तक फिर भी इंतजार करना होगा नतीजों का। इसमें ये मैं जानना आपसे और समझना चाहूंगी कि अगर नायब सिंह सैनी
वो तो मुख्यमंत्री भी हैं और साथ ही साथ एक बड़ा चेहरा भी है, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी उनको शामिल किया गया था। जब उन्होंने सुबह सवेरे स्टेटमेंट दे दिया और वो कहते हैं कि बीजेपी अगर हारती भी है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं इस बार थोड़ी सी डरी हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा था, आप अभी कह रही हैं कि वोट परसेंट घट रहा है, घटा नहीं है। 36.5% था, 38% पे पहुंची है। बीजेपी का वोट शेयर जो है बढ़ा ही है। लेकिन अब मान लीजिए कि कोई राजनीतिक पार्टी का मुखिया है, वो तो स्वीकार करेगा इस बात को कि अगर हार होती है तो मैं मुख्यमंत्री हूं पिछले 4 महीने से, तो मैं उसकी हार की जिम्मेदारी लूंगा। और जिस तरह का माहौल बना था उसमें दिख रहा था, हम सब, मैं भी मान रहा था, मैंने 33 से ऊपर सीट की बात की, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी को बहुमत मिलेगी। ये सबके लिए आश्चर्यजनक है। लेकिन ये आप मान के चलिए कि आप सुबह से देखिए कांग्रेस के लोग यहाँ बात कर रहे हैं और लोग जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो सुनवाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने स्वीकार किया, ये अपने आप में बड़ी बात है। ठीक, तो देखें क्या पब्लिक भी आपके साथ है वोटों में? अरे इलेक्शन में जाते हैं तो हम इसी उम्मीद पे जाते हैं, इसी प्रार्थना से जाते हैं, वही हमारी चुनौती है कि पब्लिक हमारे साथ रहे। देखें The early trends of JNK. ठीक है राकेश जी, जैसा अभी सुनील जी कह रहे थे, क्या वाकई में वही वाली स्थिति है और बीजेपी ने खुद ही अपने आप को अंडरएस्टिमेट कर लिया था? जी बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। जैसे आप देखेंगे कि उनके नेता, खास करके ज़्यादा नेताओं में कॉन्फिडेंस नहीं था। बिल्कुल आप देखेंगे सभी के कंधे झुके हुए थे। उन्हें लग रहा था कि कुछ, एक तरह से उन्होंने एग्जिट पोल को मान लिया था। इसलिए जो परिणाम आ रहे हैं ये बिल्कुल आश्चर्यजनक हैं। ठीक है, और वह माहौल भी ऐसा था, आप देखेंगे कि मुद्दे जो थे सब उनके खिलाफ थे, सारा मुद्दा खिलाफ था उनका। फिर भी अगर ये रिजल्ट होल्ड करता है तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस चूक गई इस मौके का फ़ायदा उठाने में। अगर ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की कमी है कि वो मुद्दों को अच्छे से बुना नहीं पाई, या उनका जो इनफाइटिंग था, या जो और भी कहेंगे। इसमें एक और चीज है, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन ना होना और कई बागी जो कांग्रेस के रहे, क्या मानते हैं कि उन्होंने ही कांग्रेस को सबसे ज्यादा डैमेज किया है? ये तो देखिए, ये तो वोट परसेंटेज के बाद पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज क्या है। अगर अभी आप बता सकें तो थोड़ा उस पे प्रतिक्रिया दी जा सकती है। उसका स्पष्ट अभी आया नहीं है, वो डिटेल में आपको बता देता। लेकिन जिस तरीके से कई सीटों पे जो मार्जिन है अभी आगे पीछे का, वो 1000 है, 700 है, कुछ सीटें हैं जहां पे 20-22 वोटों का अंतर है। बिल्कुल, अभी जल्दीबाजी है, अभी तो और भी देखना, क्योंकि अभी मुझे नहीं लग रहा कि आधी सीटों का आधे वोट भी गिने जा चुके हैं। आधे से ज़्यादा वोट गिनना बाकी है। और ये देखिए छोटा राज्य है, ठीक है, सीटें भी कम है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अभी नेक टू नेक फाइट है और इसमें आप खुद ही कह रहे थे कि 40% वोट प्रतिशत अभी भी कांग्रेस का ज़्यादा है भाजपा से, है ना? तो ये तो गणित है, हमारा लोकतंत्र ऐसा है कि जो सीटों का गणित है वो अलग है ना? जनता ज्यादा कांग्रेस के साथ है अगर आप वो प्रतिशत देखें तो, लेकिन सीटों का गणित अलग है, क्योंकि हमारा जो नहीं तो बीजेपी का भी घट जाता तब तो ये बीजेपी का भी तो वोट शेयर बढ़ा ही है। हाँ, बढ़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उधर से निर्दलीय और जेजेपी के वोट्स आए हैं इनको। ठीक है, इसलिए अभी थोड़ा सा और इंतजार करना है हमें, क्योंकि अभी भी देखेंगे कि वो सीटें घट बढ़ रही हैं। ठीक है, प्रियंका राणा, क्या आप भी यही मानती हैं कि कांग्रेस ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारी है? नहीं तो हरियाणा में जो माहौल बना था, माहौल मैं बार बार कहूंगा क्योंकि माहौल ही सिर्फ बना था ऊपर, क्योंकि ये टैली वही बता रहे हैं। क्या आप भी ये मानती हैं कि कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया? देखिए, रुझान ऊपर नीचे होते रहेंगे, पर मुझे लगता है कि जो अभी जिस तरह का ट्रेंड आ रहा है वो T20 जैसा रोचक तो है। आप आखिरी बॉल तक ये डिसाइड नहीं कर पा सकते हैं कि कौन सा टीम आगे चली जाएगी और कौन ट्रॉफी ले जाएगी। तो अभी तो आप ये मान करके चलिए कि जब तक आखिरी बॉल मतलब आखिरी वोट ना गिनी जाए तब तक हम लोगों को आंखें टिकाए रखनी पड़ेंगी और ये नहीं कह सकते हैं कि किसने क्या लूज किया है, क्योंकि अगर आप देखें तो इस बार प्रधानमंत्री जी भी जो है वो अश्योर नहीं थे कि हरियाणा में वो जीत पाएंगे। उनका जो पोस्टर पे से उनका चेहरा गायब था और जितने भी बड़े बड़े नेता थे वो भी इतने अश्योर नहीं थे, क्योंकि अगर इतने अश्योर होते तो वो खट्टर जी को हटा करके सैनी जी को नहीं लाते। एंटी इनकम्पेंसी थी, ये बात बीजेपी भी मान रही थी, लेकिन लोगों ने किस बिहाफ पे वोट किया? अभी पहलवानों का नाम लिया गया और ये कहा गया कि वहाँ पर पहलवानों की वजह से ऐसा लगा कि कांग्रेस जीत जाएगी। तो
कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से हरियाणा जुड़ा हुआ था, ये कोई दो राय नहीं है। और बड़े बड़े चैनलों ने ये बात मानी है कि जो लहर थी वो कांग्रेस के साथ थी। अब वो लहर आखिरी समय पे कैसे बदल जाती है, किस वजह से, तो वो कांग्रेस के अंदर खाने जो चीजें चल रही थी, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, हुड्डा स्क्वायर, क्योंकि पिता और पुत्र दोनों, जो चीजें चल रही थी उसने भी क्या लगता है कि कांग्रेस को डैमेज किया? नहीं, मुझे वो चीज़ नहीं लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं चेहरा तो वो तब भी थे, तब भी ये चीज़ें आ रही थी कि शैलजा जी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ही और मैं ही बनना चाहती हूँ, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। देखिए, अगर आप देखें, अगर आप एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली देखें और जाट बहुल एरिया को लेकर के देखें, तो हुड्डा जी ऑब्वियसली एक मजबूत दावेदार हैं। और ये मानना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें जो उन्होंने 7 वादे किए हैं, उनको अगर पूरा कोई कर पाएगा तो वो एक्सपीरियंस के बिहाफ पर ही कर पाएगा। वो किस तरह से चीजें पार्टी पूरा करती है। लेकिन ये कहना कि हाँ पहलवानों की वजह से वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, इसलिए देखिए कोई भी अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है या कुछ है, तो आप कहीं ना कहीं उस कीचड़ में उतरकर ही। चलिए मैम, एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं, हरियाणा में काउंटिंग पर कांग्रेस का बड़ा बयान, इसी आंकड़े अपडेट नहीं कर रही है और ये कांग्रेस की ओर से कहा गया है। कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान जारी करते हुए आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगा दिए गए। इलेक्शन कमीशन आंकड़ों को लेकर अपडेट नहीं कर रहा है, तो कांग्रेस अब इस ओर भी रुख कर रही है और ये कह रही है कि जो सटीक आंकड़े हैं, उन सटीक आंकड़ों को अभी भी इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी नहीं किया जा रहा है। इसी को लेकर के मैं अब माफ कीजिएगा के शर्मा जी, आपके पास भी आना चाहूंगी, क्योंकि हमने अब तक आप सभी को एक एक बार सुन लिया है, लेकिन समझना यह भी जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस जब इस तरीके के आरोप लगा देती है इलेक्शन कमीशन पर, जब कांग्रेस के फेवर में चुनाव की प्रक्रिया जो निभाई जाती है और जब नतीजे आते हैं और जब उनकी ओर रिजल्ट जाता हुआ नहीं नजर आता, तो कभी ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, कभी चुनाव में धांधली के सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, अब इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बिल्कुल सही आप सुरभि जी बता रही है कि इस तरह के एलिगेशंस लगते हैं फिर, बट इस एलिगेशन का कुछ तो आधार होगा, ऐसे ही तो नहीं। हमें देखिए कोई भी चीज़ हवा में तो नहीं होती। आप यदि चंडीगढ़ के चुनाव को देख लिया जाए, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के डेट को इलेक्शन को बढ़ा दिया जाता है, फिर इलेक्शन उसी बंदे को बनाया जाता है, फिर बाद में वो करप्ट करते हुए पाया जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट ना होती तो फिर क्या होता चंडीगढ़ में। तो देखिए एलिगेशंस जो है, यदि देश में यदि सिर्फ दिन है तो रात है, ठीक है ना, उसी तरह यदि भगवान है तो दैत्य है, तो उसी तरह हमारे चीज़ों में सही और गलत का होता ही है। भ्रष्टाचार है, अच्छाई है, तो ये अच्छाई बुराई जो है ये कहीं हमारे अंदर की आत्मा नहीं है, ये हमारे दैनिक जीवन में ऐसी घटना घटती है, उसी पे एलिगेशन आधार बनता है। तो ये एलिगेशंस यदि लग रही है तो हालांकि अभी तो इस पे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो अपडेट मैं देख रहा हूं, मैं भी देख रहा हूं जो मेरे मोबाइल पे भी, ठीक है सर, तो थोड़ा सा डिले है। फाइनली ईवीएम बेवफा इस बार होने वाली है, ये तय है। सर एक प्रतिक्रिया आ रही है, वो सुनवा देते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं हरियाणा के, वो सुनवाते हैं। हरियाणा प्रदेश में प्रत्येक बूथ के अपने त्रिदेव से अपने बूथ के जो हमारे बूथ के एजेंट हैं, जो बूथ पर जिन्होंने पूरा दिन बैठकर लोगों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का जो प्रयास किया है, उन कार्यकर्ताओं की मेहनत को मैंने विश्वास रखा। उन कार्यकर्ताओं की जो फीडबैक आई, उसी के आधार पर मैंने कहा था कि स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, और कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लेके आई है और वो उसके रिजल्ट सामने। नायब सिंह सैनी चेंज किए गए, क्या वो भी एक कारण आपको समझता कि रहा बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी करता है वो बहुत ही ठीक करता है, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जरूरत दिल्ली में थी, उनको दिल्ली में बड़ी जिम्मेवारी दी है, और यहाँ नायब सिंह सैनी जी की आवश्यकता थी, तो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया और अब दूसरी बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, वो हमारे राष्ट्रीय नेता। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
तो एक बार फिर आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। और जनता का आदेश लगातार जारी है और इसी को लेकर हम आप तक पल पल के अपडेट्स भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और साथ ही आज जनता का आदेश क्या होगा इसका इंतजार हर कोई कर रहा है, क्योंकि 90 की 90 विधानसभा सीटें जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ही जगहों पर 46 बहुमत का आंकड़ा, जिसको पार करने की कोशिश दोनों ही पार्टियां प्रमुख तौर पर जो बीजेपी और कांग्रेस है वो कोशिशें करेंगे। हालांकि बहुत सी ऐसी पार्टियां भी है जो स्ट्रगल तो कर रही हैं, लेकिन बहुमत से अभी कोसों दूर है और मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के ही बीच में है। बिल्कुल। अब देखिए हमारे साथ निपुण जी भी जुड़ गए हैं। निपुण जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। और सीधे आप ही के पास आते हैं, ये टैली को देखते हुए क्या कहेंगे? देखिए, हरियाणा की एक आदत रही है कि जो हरियाणा के लोगों को जलेबी खिलाने की कोशिश करता है या उनको जलेबी में उलझाने का प्रयास करता है, तो हरियाणा के लोग ठोक के जलेबी उनको ही खिला देते हैं। दिल्ली के लोग गए थे हरियाणा में जलेबी खिलाने के लिए, तो जलेबी खिला दी और ऐसी खिलाई कि समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। शुरुआत में जब मैं सुबह देख रहा था रुझान जो आ रहे थे, लग रहा था कि हमने जलेबी खिला दी है, लेकिन हरियाणा की जनता ने उल्टे जलेबी खिलाई, तो अब होश फाकते हैं। और देखिए बात क्या है कि अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, हरियाणा में आप देखेंगे तो हरियाणा में बीजेपी का एक बहुत सिंपल सा फंडा था। जब आप देखें खट्टर साहब को हटाने के बाद जो सैनी साहब को लाया गया था, वो एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। बीजेपी का एक पुराना वहाँ पर स्ट्रैटेजी क्या रही है कि जाट वर्सेस अन्य बिरादरी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि जाट बिरादरी जो है बीजेपी को 36 के 36 बिरादरी क्या करती है वहाँ पर वोट देती हैं, लेकिन एक जो जाट बहुल क्षेत्र की बात कही जाती है कि जाट लैंड है, जाट लैंड है। और देखिए जाट जो कम्युनिटी है थोड़ा एक मुखर कम्युनिटी मानी जाती है, तो जरूरी नहीं कि जो मुखरता से अपनी बातों को रखते हैं तो अन्य कम्युनिटी को वहाँ पर क्या जगह नहीं मिलेगी, स्पेस नहीं मिलेगी। तो बीजेपी ने वो बात की। और दूसरी बात, आप हरियाणा की राजनीति को बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो हरियाणा की राजनीति में एक बड़ी बात रही, वो रहा है हमेशा नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। अन्य सारे मुद्दे हरियाणा के लोगों के लिए मायने नहीं करता। तो ये सब हरियाणा के लोगों मायने करता जो है। इतना चल रहा था, मतलब वो कोई मुद्दा था नहीं जो बनाने की कोशिश आप सोचिए, विनेश फोगाट जो एक बड़ा चेहरा बनाने का कांग्रेस ने प्रयास किया था, आज उनकी स्थिति क्या है? क्या वो आगे चल रही हैं? वो खुद पीछे चल रही है, उनकी सीट खुद हारते हुए दिख रही है। आप देखेंगे जो मतलब चेहरा बनाने के प्रयास किया गया। पिछले 15 साल से तो वहां कांग्रेस जीती ही नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि आपका जब से बीजेपी यानी कि आपका नेशनलिज्म का जो एक धारा बही और उस नेशनलिज्म की जो धारा बीजेपी लेके चली है, अब कांग्रेस के इस प्रकार के बयान आना, जो मेन उनके क्या लीडर है राहुल गांधी का विदेशों में जाके प्रचार करना, इसकी हरियाणा में एक अच्छी खासी लहर। और आप देखिए जो कांग्रेस का थोड़ा बहुत जो आपको सीटें दिख भी रही है, वो दिख रही है कि आपका जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर। लेकिन जब अर्बन इलाके में आप जाते हैं तो अर्बन इलाके में आपको बीजेपी आपको लीड करती हुई दिखाई दे रही है, जीतती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये नहीं कि गांवों में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। कई सीटें ऐसी है, जैसे पानीपत देहात की हम बात करेंगे, वहां पे काफी बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट पड़े हैं, क्योंकि मैं क्षेत्र से जानता हूं, रहता हूं, तो मैं जानता हूं। खबर बता दें, टैली ये बता रहा है कि अब अर्धशतक लगा दिया है हरियाणा में, बीजेपी ने 50 सीटों पर पहुंच गई है बीजेपी। सुरभि, तो बिल्कुल देखिए, अब तक हम हरियाणा का जिक्र कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ी चर्चा जम्मू कश्मीर को लेकर भी कर लेते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर इसी टैली पर गौर करेंगे तो INC प्लस यानी गठबंधन में है यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, और 51 यहाँ क्रॉस कर चुकी है। यानी कि हरियाणा में जहां बीजेपी अर्धशतक लगाती हुई दिखाई दी, यानी 50 पर पहुंच चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में INC को 51 मिल चुके हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के लिए, हरियाणा में बीजेपी के लिए। फिलहाल अब ये देखना होगा कि रुझानों में तीसरी बार बीजेपी की सरकार जो बनती हुई नजर आती है, क्या शाम तक भी ये नतीजे इसी तरीके से बरकरार रहते हैं। एक बार फिर से गेस्ट का रुख करना चाहेंगे और विमल सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है आपका भी। ऐसे में आपसे भी समझना चाहेंगे स्थिति को, क्योंकि अब तक हमने हरियाणा का जिक्र किया, जम्मू कश्मीर की स्थिति पर भी थोड़ा सा प्रकाश जरा डालिएगा। हरियाणा में तो अब अच्छा प्रदर्शन करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी भी बहुत अच्छी तरीके से बीजेपी आगे नहीं बढ़ रही है। देखिए सुरभि जी, कुछ घंटे पहले ही आपके चैनल पर मैं बैठा हुआ था जी, और मैंने आपने बताया था कि रुझान चल रहा है, अभी हम एक समय का इंतज़ार करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, अभी आपने देखा कि हरियाणा के अंदर जिस तरीके से हमने ग्राउंड लेवल पे वर्क किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो भी योजनाएं हैं हमने ग्राउंड लेवल पे लोगों को जो है लाभान्वित किया, उसको देखते हुए जो है हरियाणा के लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा आशीर्वाद और प्यार दिया। अगर मैं बात करूँ जो है कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर में भी रुझान सामने आ रहे हैं
अभी 2-4 घंटा हम वेट करते हैं, जब रुझान जो है सीट में तब्दील होगा तो आप देखिएगा कि वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार बनाते हुए नजर आएगी। मैं कहना चाहता हूँ जिस तरीके से हमने जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है आतंकवाद को ख़त्म किया, हमने जैसे अलगावाद को ख़त्म किया, हमने जो है वहाँ पे पत्थरबाजी को जो है ख़त्म किया, हमने जो है वहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो हमने वंशवाद को भी ख़त्म किया। मैं कहना विमल जी एक सेकंड आपको रोक रहे हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सुनवाते हैं फिर आपके पास आते हैं। एक सेकंड रोक रहे हैं आपको। टॉक पीडीपी की तरफ से हो रही है, क्योंकि हमने देखा फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि हम स्वागत करते हैं, हालांकि ऐसी कोई औपचारिक बात नहीं हुई, लेकिन हम स्वागत करते हैं अगर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने अगर ऐसा कोई ऐलान किया है हमारे लिए तो। See, without qualifying any person or the party, I think both the alliance partners are on the same page that we want a stable and inclusive government whereby we can... विमल जी अब बोलिए। देखिए अभिषेक जी, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए हम जिस तरीके से जो है कश्मीर के अंदर जो है अमन और शांति जिस तरीके से हमने लेकर आया, हमने जो है 370 धारा और 35 धारा को ख़त्म किया और वहां पे आतंकवाद का हमने जो है खत्मा किया, हमने जो है परिवारवाद को ख़त्म किया, हमने जो है अलगावाद को खत्म किया और उसको देखते हुए जो है कश्मीर की जो ईश्वर जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा आशीर्वाद कुछ तो उम्मीद रही होगी घाटी के लिए। कश्मीर रीजन में उम्मीद तो और आपने बेहतर की होगी, लेकिन कश्मीर रीजन जम्मू में बेहतर करती हुई दिख रही है बीजेपी। 26 की 26 सीटें जो इस समय आगे आप लीड कर रहे हैं वो सारी जम्मू रीजन से है। कश्मीर में मतलब कहां कुछ कमी रह गई? देखिए अभिषेक भाई, मैं कहना चाहता हूं कि अभी कश्मीर में भी जो है भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। अभी रुझान हमारे सामने चल रहे हैं, हम एक आने वाले समय का इंतजार करते हैं। उस समय आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जो है कश्मीर में भी, जम्मू एंड कश्मीर में भी सरकार बनाएगी। इस तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि देखिए अभिषेक भाई, आपने देखा था पिछली बार भी 2014 में जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे, आपने देखा था बूथ कैप्चर कर लिया जाता था, वहाँ इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को जो है वहाँ। विमल जी, लेकिन अभी रविंद्र रैना जी का भी स्टेटमेंट सामने आया था और ये कहा गया था कि देखिए हम कोशिश जरूर करेंगे कि बहुमत के आंकड़े के करीब भी पहुंच जाए और छोटी मोटी पार्टियों को अपने साथ लेकर के वहां सरकार बनाएंगे, क्योंकि त्रिशंकु की आशंका जाहिर की जा रही है। यानी हंग असेंबली की उम्मीद है जम्मू कश्मीर में। बहुमत तो किसी को नहीं मिल रहा, पीडीपी से आपका गठबंधन पहले ही टूट चुका है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में वहां कांग्रेस है, तो ऐसे में आप कैसे भरोसा जता पा रहे हैं कि वहां बड़ी बहुमत आपको मिल जाएगी? देखिए मैं कहना चाहता हूं जिस तरीके से हमने ग्राउंड लेवल पे वर्क किया है, हमने जब 370 धारा जब कश्मीर से ख़त्म हुआ, 35 धारा जब ख़त्म हुआ, उस कश्मीर को हमने जो है अमन और सौहार्द वाला कश्मीर बनाया। वो कश्मीर जो है आतंकवाद उसमें जो है हावी रहता था, वो कश्मीर जिसमें जो है अलगावाद हावी रहता था, उस कश्मीर को हमने जो है शांति और सौहार्द वाला कश्मीर बनाया। उसको देखते हुए हम ग्राउंड लेवल पर जब जनता के पास गए तो जनता भी जो है इससे खुश है। जिस तरीके से 370 धारा और 35 धारा खत्म हुआ और वहाँ पे अमन और शांति की जो बात कही जा रही थी, उसको देखते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, वो अन्य भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एक तरीके से। तो ठीक है विमल जी, लेकिन बहुमत अपने दम पर एनसी और कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है, गठबंधन को मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आते हैं आपके पास फिर से। प्रियंका गुप्ता जी आपके पास आ रहे हैं। अभी तो मतलब परिणाम भी नहीं आए हैं और पहले से ही इलेक्शन कमीशन को अब टारगेट करना शुरू कर दिया कांग्रेस ने। देखिए मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी जो काउंटिंग है वो पूरी तरीके से अभी बिल्कुल मिड में है। आप इस चीज़ को बिल्कुल अभी ये कह नहीं सकते हैं कि हाँ कि कौन गवर्नमेंट बनाने जा रहा है, परंतु मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर लगातार वहाँ पर जो है, आप देखिए किस तरह से एन इलेक्शन के दिन लोगों के अकाउंट में जो किसान सम्मान निधि है वो तक बेची गई। तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन कहीं कहीं कटघरे के घेरे में तो पहले से था। अगर आज हम उसके बारे में कह रहे हैं तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से वहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग होती रही, जबकि वहाँ पर जो है इलेक्शन थे, उसके बावजूद भी होती रही, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें तो पूरी जनता ने देखी। आप देखिए कि किस तरह से राम रहीम को पेरोल दी जाती है और राम रहीम जाके भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, प्रधानमंत्री जी के फेवर में वोट डालने के लिए मंचों से खड़े होकर कह रहा है। तो क्या मतलब निकलता है? आप बताइए, बलात्कारी किसी के फेवर में वोट मांग रहा हो और मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता उन्हें वोट दे देगी। हरियाणा की जनता अपनी बेटियों का प्रियंका जी, अगर ये चीज थी तो फिर कांग्रेस के पास तो काफी अच्छे वकील हैं। 700 किसानों का सम्मान सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था इस चीज को लेकर के। फिर समय
जाने था अभिषेक जी। देखिए मुझे लगता है कि के शर्मा जी, आप तो वकील हैं, आपको पता होगा समय की जरूरत क्या है। सबसे बड़ी कोर्ट है वो जनता की अदालत है, और जनता की अदालत जो है, जनता की जो अदालत है ना, वो डिसाइड कर देगी। आप थोड़ा सा इंतजार और करिए, और कहीं दूर नहीं है स्पष्ट बहुमत। कांग्रेस पार्टी में स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। सुनील जी, एक बात कहना चाहूंगा। ठीक है प्रियंका जी, आते हैं फिर से। सुनील जी, सवाल यही है कि अभी तो काउंटिंग तो हो जाने दीजिए, रिजल्ट तो आ जाने दीजिए, कम से कम आज के दिन तो ईवीएम और इलेक्शन कमीशन को बख्श दीजिए। सुबह से 11 बजे तक लगातार यहीं कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे थे, आसिफ जी तारीफ कर रहे थे इलेक्शन कमीशन की, और एक बार भी ईवीएम नहीं आई थी। जैसे ही रिजल्ट आपसे थोड़ा सा इतर जा रहा होता है, वैसे ही आप इस पर आ जाते हैं, ईवीएम पर, इलेक्शन कमीशन पर। बीजेपी मिल गई है, बीजेपी इलेक्शन कमीशन को ऐसे कर दी है, वैसे कर दी। ये आदत जब तक नहीं छोड़ेंगे, ये आदत जब तक नहीं, मतलब ठीक है, आपके पक्ष में आया तो ठीक है। चलिए एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। ठीक है सुनील जी, अरे सर एक सुनील जी, के शर्मा वेट, एक बड़ी खबर है, वेट, ठीक है सुनील जी, एक सेकंड सुनील जी, एक सेकंड के शर्मा जी, अरे सर बोतल में पानी है, जल्दी से पानी पीजिए। एक सेकंड, एक बड़ी खबर ये देखिए कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जो बढ़त है वो 1000 से कम है। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार 717 वोट से इस समय आगे चल रहे हैं। तो हरियाणा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी जानकारी इस वक्त की। फिलहाल देखिए बीजेपी की बढ़त 1000 से कम बताई जा रही है। एक सीट पर बीजेपी की बढ़त है 500 से कम, 3 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त 1000 से कम, और 2 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त है, ये बताया जा रहा है। तो एक एक करके अभी भी जो रुझान है वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसी को लेकर के हम बार बार अपने मेहमानों से भी यही सवाल कर रहे हैं, क्योंकि सुनील जी भी इससे पहले ये जिक्र कर रहे थे। और प्रियंका राणा जी, मैं आपका रुख करूंगी, क्योंकि हमने अब तक तो सुना है कि किस तरह कांग्रेस को लेकर के कांग्रेस सुबह से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। जब रुझान बदले तो फिर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए। कहीं ना कहीं जो आपके कार्यकर्ता होते हैं, या उनको कभी भी कुछ ऐसा लगता है कि कहीं गड़बड़ी हो रही है। प्रियंका जी, आपके पास आते हैं एक सेकंड के लिए जसवीर, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जसवीर, क्या जानकारी आपके पास? जसवीर, आवाज मिल रही है आपको? लगता है जसवीर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रियंका जी बोलिए। ईवीएम पे ऐसा नहीं है कि आरोप लगाए जा रहे हैं, सिर्फ ये है कि अगर कोई शंका होती है तो उसे जाहिर करना जरूरी है। और कार्यकर्ता हमेशा हर स्टेट पे आप जाएंगे, कहीं ना कहीं अगर लगता है कि कहीं गड़बड़ी हो रही है या कुछ इधर उधर हुआ है तो उसका ऑब्जेक्शन करते हैं, और उसमें कोई बुराई नहीं है, सबको अधिकार है, लोकतंत्र है। लेकिन बात मैं अभी भी यही कहूंगी कि अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। तो बख्श दीजिए। नहीं देखिए, आप ये देखिए, कोई भी चैनल, आपका भी चैनल देखिए, लगातार यही दिखा रहा था कि किस तरह से कांग्रेस आगे बढ़त बना रही है, और रुझानों में भी यही था। लेकिन अचानक से इतना फेरबदल, कोई भी बड़ा चैनल, कोई भी पत्रकार ये नहीं भाप पाया कि इस तरह की लहर बीजेपी के फेवर में चल रही थी। तो कहीं ना कहीं शंका तो होती है। तो मतलब मैम, अगर रुझान बदलेंगे तो आप सीधा आरोप इलेक्शन कमीशन पहले हुआ है। आप चंडीगढ़ का अभी उदाहरण दिया गया, के शर्मा जी ने दिया है। तो मैंने कहा लहर जैसा तो है नहीं, अभी भी लहर नहीं है बीजेपी के साथ। ये नेट टू नेट फाइट चल रही है। लहर कहाँ है? फाइट है, लहर कहाँ दिखाई दे रही है? 1000 वोटों का अंतर है, 500 वोटों का अंतर है। आप रोकी गई ना, ये चैनल्स पे निश्चित तौर पर 2 महीने पहले हरियाणा की स्थिति अलग थी। चुनाव तक आते आते बीजेपी ने बहुत कुछ कवर अप कर लिया। उस कवर अप को स्वीकार करना चाहिए। ऑब्जेक्शन उठाना हक बनता है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं धांधली नहीं होती, बिल्कुल तो हो भी सकती है ना। बिल्कुल, तभी ऑब्जेक्शन उठाइए जब सीटें घटने लगे कांग्रेस की, तब आप उठा दीजिए। ठीक है सर, एक सेकंड, एक सी सवाल दे दो आप। ठीक है सर, जसवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जसवीर, बात कीजिए। जसवीर, हमारे साथ मोहनलाल बड़ौनी जी है, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा से। हाँ जी सर, एकदम सरकार का आपकी जो रिजल्ट है एकदम पलटे, उसके बारे में आप क्या है? ये पलटे नहीं है, ये पहले से ही हरियाणा की जनता का मूड इस प्रकार था। कांग्रेस पार्टी ने जोर करने का प्रयास किया, बड़ी बड़ी झूठ बोलने का काम किया,
और उनको चुनाव में लग गया था जब उन्होंने राहुल गांधी की जनसभा रखी और उस जनसभा में जिस प्रकार की हाजिरी रही, उसके बाद जो उनका पुराना स्वभाव है, सड़कें जाम करवाना, दुकानें जलवाना, लोगों के काम धंधों को रोकना, रेलवे लाइन पर लोगों को बचाना, उसी प्रकार का ट्रेंड वो चुनाव में लेके आए और फिर वो सड़कों पर वो टूरिज्म के लिए आए थे राहुल गांधी। अच्छी सड़कें हमने बनाई है, 2014 के बाद पूरे देश में सड़क बनी है, नेशनल हाईवे बने हैं, उनको देख के चले गए चुनाव में। और तो उनका भीड़ का आकलन होता है, वही लोग होते हैं, चाहे वो दिल्ली में जाए तो वही लोगों की भीड़ होती है, रोहतक में आए उन्हीं लोगों की भीड़ होती है, सोनीपत में आए उन्हीं लोगों की भीड़ होती है। एक कुछ लोगों का समूह उनके पास है, वो बड़े बड़े लोग हैं, बाहुबली लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, इनको देखते नहीं है, गरीब का सम्मान करते नहीं है। और उसी प्रकार का चुनाव के समय भी कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से बूथ पर कपड़े तक फाड़ने का काम किया है, कपड़े का काम किया है, कितने मुकदमे दर्ज हुए। हुड्डा साहब का कहना है कि अभी जन तनाव बाकी है, सरकार हम ही इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो हुड्डा जी क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करता, पर का कर्जा है वो कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। ये बेटे तो 2-2 फुट के अमरूद पैदा कर देते हैं, राहुल गांधी सोने से आलू से सोना बना देते हैं। अभी आए थे तो जलेबी की फैक्ट्रियां लगाए, वो क्या बैन देते हैं उनको। आप हैट्रिक मारने जा रहे हो, क्या नया? ये हरियाणा की जनता ने इच्छा सकता है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी है, जनता के आशीर्वाद से बनी है। गरीब, जो अति पिछड़ा वर्ग, ऐसे समाज, जो मजदूर वर्ग, व्यापारी, कर्मचारी, उन सब ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम किया। ये थे हमारे साथ मोहनलाल बड़ौली जी, जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी। कैमरामैन साहिल के साथ 10। चलिए विमल जी, जलेबियां छन के तैयार हुई हैं या नहीं? अभिषेक भाई कुछ मिनट पहले ही आपके चैनल पर बैठा हुआ था और आपने देखा भी किस तरीके से कांग्रेस के लोग जो है अभी ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। जब ईवीएम बुलाती है कि आइए आप मुझे हैक कीजिए, तो कोई जो है किसी प्रकार का कोई भी नेता वहाँ पे किसी भी पार्टी का पहुँचता नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब ये जीतते हैं तब ये कहते हैं कि हम जनता के बीच में पहुँचे और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। जब ये हारते हैं तब ये कहते हैं कि जो है कि ईवीएम की वजह से हम चुनाव हार गए। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो जिस तरीके से इनका इंडस्ट्री और फैक्ट्री से बनके जो जलेबी आया था, वो जलेबी जो है धरा का धरा ही रह गया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जो है ताज़ा जो है कढ़ाई में बना हुआ जलेबी जो है वो तैयार हो चुका है। और जो भी हमारे मित्र, हमारे स्वरूप दर्शक हमें देख रहे हैं, हम उनको आग्रह करेंगे कि आप आइए, हमारे यहाँ का जो है घर का बना हुआ और एक कढ़ाई का बना हुआ जलेबी का आप जो है आनंद उठाइए। हम फैक्ट्री का और जो है हम कंपनी का तैयार किया हुआ जलेबी नहीं खाते। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने देखा, विमल जी लौट रहे आपके पास, एक बार प्रियंका जी को भी सुन लेते हैं कि उनका इस पर क्या कुछ कहना है। प्रियंका जी अपनी बात रखिए। देखिए विमल जी जो है इतनी जल्दबाजी में इतनी खुशी ना मनाएं, क्योंकि अभी 2 ही 3 चरण की काउंटिंग हुई है, उसमें अभी और काउंटिंग बाकी है। और लगातार जिस तरह से एक फिगर रुकी हुई है वो भी अपने आप में सवाल है कि ये फिगर क्यों रुकी हुई है। 500-600 के आंकड़ों से अगर आप कहीं आगे भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत खुशी की कोई बात है। इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करिए और हरियाणा की जनता आपको जवाब दे चुकी है। अगर ऐसा नहीं था तो फिर ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी क्यों वहाँ से गायब थे, प्रधानमंत्री जी की तस्वीर आपके एग्जिट पोल से क्यों गायब थी। और ये बताइए कि अगर इतना ही अच्छा काम किया था तो खट्टर जी को हटाने की ज़रूरत क्या आन पड़ी थी, और अगर इतना ही अच्छा काम किया तो सैनी जी पीछे क्यों चल रहे थे, ये बता दीजिए। लगातार हर एक इंडिकेशन आपकी जो है पतन का पूरी तरीके से एक जो है एग्जाम्पल देता रहा, एक तरह से पूरा संदेश देता रहा। ठीक है प्रियंका गुप्ता जी, आते हैं फिर से आपके पास। सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुरेंद्र जी बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। थैंक यू। सुरेंद्र जी, जो टैली इस समय हम देख रहे हैं, चाहे वो हरियाणा की हो या जम्मू कश्मीर की हो, ये एक्सपेक्टेड थी? नहीं, देखिए जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है वो तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, क्योंकि उसमें 2 फैक्टर हैं। पहली बात तो ये है कि जो राशिद इंजीनियर वहां से लड़ रहे हैं उनकी पार्टी, तो उन्होंने ये कह दिया था कि भाई आप मुझे
अगर 12-15 विधानसभा की सीट जिता देते हैं तो मैं भाजपा को अपनी उंगलियों पर नचाऊंगा। वो मैसेज ये दिलाने में कांग्रेस एनसी सफल रही कि ये भाजपा की बी टीम होकर के जमानत पे आए हैं और इसलिए उनको बहुत नुकसान हुआ है और वो सीटें एनसी के खाते में जा रही है। ठीक है। तो इसलिए जो भाजपा को उम्मीदें थी कि भाई हम 35 सीट के आसपास ले आएंगे, मुझे अब मुश्किल लग रहा है और 48 सीटों पर वहां पे बहुमत की सरकार बनेगी, जो कि कांग्रेस और एनसी का गठबंधन मोर और लेस नजदीक है और वहां पे पीडीपी ने भी अपने समर्थन के लिए उनको कह दिया है। तो मैं समझता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार वहां पे बननी चाहिए और प्री पोल उनका अलायंस है तो उनको बुलाना भी चाहिए एलजी को। लेकिन यह है कि खुद भाजपा का अपना एक्सपेक्टेशन नहीं है 32-35 सीटों से ज्यादा का, तो वो सरकार बना पाएंगे। सर एक सेकंड रोक रहा हूं, शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं, सुनवाते हैं। शानदार विजय होगी, ये केवल वैसे ही नहीं कहा था। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग के कल्याण के जो काम हो रहे हैं उसका असर हरियाणा में साफ दिखाई दे रहा था। लोगों के चेहरे बोल रहे थे, कांग्रेस हवा में उड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कामों के आधार पर जनता से वोट मांगे और आज जो परिणाम आ रहे हैं, कांग्रेस कई जगह तीसरे स्थान पर चली गई है। भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय की ओर अग्रसर है और इन परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि ठोस काम को ही जनता आशीर्वाद देती है। जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में किसानों के कल्याण के लिए भी हो रहे हैं, किसानों के लिए जो काम हुए पिछले दिनों अद्भुत और अभूतपूर्व कांग्रेस ने कभी नहीं किए। और हरियाणा में केंद्र की योजनाएं मोदी जी की और राज्य सरकार ने भी जो कल्याण के काम किए उसका असर साफ नजर आ रहा था और आज परिणामों में प्रकट हो रहा है। कितनी तोड़ने की कोशिश कर ले समाज को कांग्रेस, लेकिन उनके इरादे, उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। देश हरियाणा आज बीजेपी के मोदी जी के पीछे खड़ा है। बीते कुछ हुए किसानों के हरियाणा से आए और लग रहा था कि देखिए अब तो कांग्रेस पे जाएंगे, इतना सब कुछ हुआ। हम मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं किसानों के लिए, तो देखिए बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है। और इसी के साथ हम एक बार फिर से सुरेंद्र जी का ही रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, एक और जहां बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है हरियाणा में, लेकिन जम्मू कश्मीर में तस्वीर इसके उलट नजर आती है। आपने भी इस बात का जिक्र किया था कि हरियाणा में कई ऐसे गंभीर मुद्दे रहे थे, लेकिन फिर भी अपने काम को लेकर बीजेपी आश्वस्त दिखाई देती है। लेकिन मुद्दे हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर में भी रहे, विकास का काम तो जम्मू कश्मीर में भी हुआ, लेकिन यहां पर फेलियर क्यों मिल जाता है बीजेपी को, खासतौर पर कश्मीर में? नहीं, देखिए ऐसा है कि मेरा जो अपना विश्लेषण है, मैंने उसमें हमेशा ये मान के चला हूं मैं कि विकास के नाम पर और काम के नाम पर कोई वोट इस देश में चुनाव में नहीं मिलता है। सारा हम लोगों का चुनाव जो है वो इस बात पर केंद्रित होता है कि हम लोग जिनको चुनाव में उतार रहे हैं उसमें हम कितने व्यवहारिक हैं और हम लोगों के जो पार्टी चुनाव में लड़ा रही है उनके जातीय समीकरण कितने सही बैठ रहे हैं। तो अब की बार मुझे आपका धन्यवाद है कि आज मुझे पहली बार आपके चैनल पे आने का मौका मिला, वरना मैं पिछले 2 महीनों से और एग्जिट पोल के बावजूद मैं शुरू से ये कह रहा था कि हरियाणा का जो चुनाव है वो बहुत क्लोज है और इसमें आखिरी काउंटिंग तक जाकर ही फाइनल फैसला होगा। उसका मेरा अपना ये था एनालिसिस कि एक तो अगर कांग्रेस पार्टी की हवा होती तो वोटिंग परसेंटेज 2019 से ज्यादा होती, जो 2019 से थोड़ी सी कम है, उतनी वोटिंग नहीं हुई है।
दूसरी बात हमने ये देखी कि अगर मान लीजिए जहां पर पिछले बार 2019 में भाजपा ने अच्छा किया था, तो वहां अगर कांग्रेस की लहर है तो उन जगह पर वोटिंग थोड़ी बढ़नी चाहिए थी। लेकिन अगर आप सभी जिलों का एनालिसिस करेंगे तो आप ये पाएंगे सब लोकसभा सीटों में कि जहां पे पिछले बार 74% वोटिंग थी 2019 में, तो वहां अब की बार भी 74% ही वोटिंग है। अगर गुड़गांव के जिले में पिछले बार 57% वोटिंग थी, तो अब की बार भी 57% वोटिंग है। वोटिंग ट्रेंड ने बहुत सारी चीजें क्लियर की थी और उसे कोई भाप नहीं पाया। ठीक है सर, आते हैं फिर से आपके पास। जी निपुण जी, क्या ये वाकई में है कि भाप नहीं पाए कांग्रेस की जो परिस्थितियां हरियाणा की हैं, हम उसे कैसे ग्रैब करें? देखिए क्या होता है ना अभिषेक जी, अगर हम मुद्दों की बात करते हैं तो मुद्दे क्या बनाए थे कांग्रेस ने? कांग्रेस ने मुद्दा बनाया नौजवान का मुद्दा, कांग्रेस ने मुद्दा है पहलवानों का मुद्दा, और कांग्रेस ने मुद्दा बनाया किसानों का मुद्दा। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि क्या सारा किसान वर्ग जो वो कानून थे उनके विरोध में था या बीजेपी से नाराज था? ऐसा देखने में आपको नहीं मिलेगा। जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, वो उससे नाराज नहीं थे। दूसरी बात क्या, जो विनेश फोगाट का जो मुद्दा था, जब बात की जाती है अखाड़ों की राजनीति की, देखिए अखाड़े भी हरियाणा में क्या है, जाति के आधार पर बटे हुए हैं। आप केवल एक वर्ग को पकड़कर सोचे कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो वो संभव नहीं है। और बीजेपी का देखो बहुत सिंपल सा कार्ड था, ओबीसी चेहरे को आगे किया और एन टाइम पहले आप देखिए खट्टर साहब को हटाया गया, सैनी साहब को लाया गया। सैनी साहब को लाना यानी कि ओबीसी वर्ग को लिया जाना, यानी कि सिंपल सा एक स्ट्रैटेजी थी, सिंपल सी रणनीति कि जो हमारा जाट वर्सेस करने का प्रयास किया जा रहा है उसको जाट वर्सेस अन्य सभी बिरादरी कर दो, जिसको हम अपनी लोकल भाषा में बोलते हैं 36 में से एक बिरादरी हटा के 35 बिरादरी एक साइड में कर दो और चुनाव जीत जाएं। हालांकि हरियाणा के चुनाव में जाट या दलित ये दोनों मायने करते हैं, तो पूरा प्रयास क्या था कि कांग्रेस का जाट और दलित को लेकर चला जाए। लेकिन जाट में भी आप देखेंगे कि जाट में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बहुत बड़ा बीजेपी के साथ जुड़ा है, जो नेशनलिज्म के मुद्दे को बहुत मुख्य रूप से उखाड़ता है, यानी कि मुख्य रूप से उसको ऊपर लेकर चलता है। तो बीजेपी उस चीज़ को लेकर चली, उस बात को लेकर चली, और कांग्रेस मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलतफहमी में हो गई कि 10 साल कार्यकाल हो चुका है, एक एंटी माहौल होगा के भरोसे और एक विनेश फोगाट के भरोसे बैठी रही, और उसका ही नुकसान कांग्रेस को अभी फिलहाल इन रुझानों में देखने को मिल रहा है। आप सभी हमारे साथ बने रहें, चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकते हैं।